हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, मीन्स फर्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा सेट थ्योरी। देखिए ये सेट थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसी सेट के कॉन्सेप्ट से अगर हम बात करें, चलिए सबसे पहले मेंस और एडवांस लेवल पर कर लेते हैं। अगर इसमें मेंस लेवल की बात करें तो एक क्वेश्चन इसमें से मेंस में पूछा जाएगा। वन क्वेश्चन कब पूछा जाएगा आपके पास? जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपके पास 4 मार्क्स का रहेगा। वन क्वेश्चन आपके पास पूछा रहेगा 1 मार्क्स का, मेंस में पूछा आता है जो कि 4 मार्क्स का रहेगा। इसी के कॉन्सेप्ट से हम लोग कह सकते हैं कि वन क्वेश्चन आपके पास किस में रहेगा? एडवांस में भी रहेगा, जेई के एडवांस में वन क्वेश्चन रहेगा, वो भी आपके पास कितना मार्क्स रहेगा? 4 मार्क्स रहेगा। अगर हम 11th में स्कूलिंग लेवल एग्जाम की बात, चूंकि 11th में तो बोर्ड है नहीं, तो अगर स्कूलिंग लेवल एग्जाम की हम बात करें तो बेसिक जो एनसीईआरटी लेवल आपको पढ़ाया जाएगा उसी में से स्कूल के एग्जाम में भी पूछा जाएगा, वहां पर ही 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, अगर इसी सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट से रिलेशन फंक्शन की बात करें तो वहां भी आपको एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। क्लियर है? लेकिन नहीं, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर हम 12 पे आते हैं, 12 बोर्ड पे आते हैं, अगर हम 12 की बात करें तो इसी सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट से आपको 12 में रिलेशन फंक्शन एक चैप्टर है जिसमें बाइनरी ऑपरेशन भी इंक्लूड है। वहां पर टोटल रिलेशन फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशंस कंबाइन करके 10 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मींस फाइनली हम लोग कह सकते हैं मेंस और एडवांस के लिए तब 4 + 4 8 मार्क्स का ये चैप्टर है। और थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे, कंपटीशन लेवल की बात करेंगे तो 12 में आपके पास 10 मार्क्स का चैप्टर है और कंपटीशन ने बतला दिए हैं कि 4 + 4 8 मार्क्स हैं और 4 मार्क्स आपकी स्कूलिंग का जो भी एग्जाम होगा स्कूल लेवल पे उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैक्सिमम मार्क्स का ये चैप्टर आप एकदम ध्यान से बारीकी समझिएगा, एकदम ईजी वे में समझ में आ जाए। क्लियर है? तो सबसे पहले हेडिंग दीजिए सेट। देखिए इसी सेट को हम लोग सेट थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसी सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट थ्योरी। एकदम ध्यान समझिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट थ्योरी। देखिए थ्योरी क्यों नाम पर, एकदम समझिएगा। देखिए क्योंकि इस चैप्टर में जो है सो कैलकुलेशन कम है, सॉल्यूशन कम है, आपको क्वेश्चन सॉल्व कम करना पड़ेगा। थ्योरी के बारे में ज़्यादा जानना पड़ेगा कि सेट क्या है, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, उसका डिफिनीशंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये सारे के बारे में आपको स्टडी करना है। मीन्स ये चैप्टर थ्योरी बेस्ड है, इसमें कैलकुलेशन कम है और थ्योरी ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम हो गया सेट थ्योरी। इस सेट थ्योरी का सबसे फर्स्ट इन्वेंशन जो था, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, वो जॉर्ज कैंटर, एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका जीवन काल 1845 से लेकर के 1918 तक रहा। वो जॉर्ज कैंटर साहब जो है सो सेट थ्योरी के बाद में बतलाए। और आगे चल करके एक स्विस मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था जॉन वेन। वो वेन आकर के दोनों पार्ट को इंक्लूड कर दिए और जैसे ही दोनों पार्ट को इंक्लूड करिए तो कैंटर साहब और वेन साहब मिलकर के एक नए चैप्टर का निर्माण किए जिसका नाम हो गया वेन डायग्राम। क्या नाम हो गया? वेन डायग्राम, जिसके यूज हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ ए सेट, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, यूनिवर्सल सेट, इस सब को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए हम लोग बेसिक जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अभी हम जस्ट बताएं, सबसे फर्स्ट इन्वेंशन जो थे वो जॉर्ज कैंटर साहब किए थे। क्या किए थे बताइए? जॉर्ज कैंटर, नोटिस कीजिएगा कब किए थे, अभी हम जस्ट बताए थे। इनका जीवन काल 1845 से लेकर के 1918 तक रहा, यही दोनों आकर के। बाद में जाकर के थोड़ा सा जॉन वेन नाम के एक मैथमेटिशियन थे, स्विस मैथमेटिशियन, ये जर्मन मैथमेटिशियन थे, दोनों आकर के इंक्लूड किए और वेन डायग्राम भी बनाए। तो बारी बारी हम लोग डिस्कस करें, पहले बेसिक बात पर। अब जानते हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं फोर्स के बारे में सर आइजैक न्यूटन, मीन्स न्यूटन साहब बतलाए थे, इसलिए याद होगा उनका एसआई यूनिट फोर्स में ही बतलाया गया था। आप जानते हैं कि पावर का एसआई यूनिट जो है जो जेम्स वाट साहब बतलाए थे, इसलिए उनके नाम पर ही एसआई यूनिट दिया गया है। मीन्स जनरली ऐसा होता है किसी भी साइंटिस्ट या मैथमेटिशियंस के लिए कि जो जिस चीज़ का इन्वेंशन करते हैं उन्हीं के नाम पर उसका सिंबल या फिर कुछ नोटेशंस डाल दिया जाता है। तो ठीक हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका फर्स्ट इन्वेंशन जॉर्ज कैंटर साहब किए थे, इसीलिए सेट थ्योरी को हम लोग दूसरे शब्दों में कैंटोरियन सेट थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैंटोरियन सेट थ्योरी। तो कहीं पर सेट थ्योरी रहे या फिर दूसरे शब्द में और करके हम लोग क्या कर सकते हैं बतलाइए? कैंटोरियन, बताइए, सेट थ्योरी। हम लोग सेट थ्योरी का दूसरा नाम कैंटोरियन सेट थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। इसी को तीसरे शब्दों में कह सकते हैं, ध्यान समझिए। जैसे आप धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ा रहे हैं, आप कॉम्पिटिशन्स लेवल की ओर जा रहे हैं और हायर एजुकेशन में बीसीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, बीसीए में मैथ्स पढ़ना पड़ता है, या बीसीए कर रहे हैं या फिर मास्टर डिग्री में जा रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा तो और ज़्यादा सेट थ्योरी के बारे में जानना पड़ेगा, जो कि मॉडर्न अलजेब्रा में आगे चल करके बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और कदम कदम पे यूज करेगा। पूरा मॉडर्न अलजेब्रा जो है सो सेट थ्योरी के बगैर एकदम नीरस है, यूँ समझ लीजिए। तो इसी को आगे चल करके हम लोग एक नए सेट थ्योरी के नाम से जानेंगे जिसका नाम नाइव सेट थ्योरी होता है। इसी को तीसरे शब्द में हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए?
नाइव सेट थ्योरी। एकदम ध्यान समझिएगा, आसानी से सुनना है। तो इसका कई सारा नाम हुआ। सेट्स का ही दूसरा नाम हो गया सेट थ्योरी, या फिर कह सकते हैं कैंटोरियन सेट थ्योरी, या फिर कह सकते हैं नाइव सेट थ्योरी। हम पीछे बतला चुके हैं कि एक ही स्टूडेंट है, उसका घर पे कुछ और नाम, दीदी के यहाँ कुछ और नाम, स्कूल में कुछ और नाम, डिफरेंट प्लेसेस पे फ्रेंड्स के बीच कुछ और नाम। तो एक ही स्टूडेंट का डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट नाम होता है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं सेट को ही सेट थ्योरी के नाम से, या कैंटोरियन सेट थ्योरी के नाम से, या नाइव सेट थ्योरी के नाम से जानते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन है? चल हम लोग बेसिक बात पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सेट्स क्या है। एकदम ध्यान से समझिएगा, आसानी से समझेंगे। हम एकदम बेसिक जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि सेट्स क्या है। तो हेडिंग दीजिए सेट, हेडिंग दीजिए सेट्स। समझिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए, आप जानते हैं, सबसे पहला हम बताएं, जैसे मान लीजिए कि हम इस भारतीय नागरिक हैं कि नहीं, मेरा घर जिस मोहल्ले में आ रहा है वो उस वार्ड में, उस गृह संख्या में अंकित है कि नहीं है। मीन्स हम लोग सिंपल वे में कह सकते हैं, जिस रूल के माध्यम से ये पता चले कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेंबर, जैसे हम एक मेंबर है, वो किसी न किसी समाज के, किसी न किसी राष्ट्रीयता के सदस्यता को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो उसके मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस रूल के माध्यम से हम लोग पता करते हैं, उसी को हम लोग सेट थ्योरी जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेट थ्योरी। फिर समझिए, हम रिपीट कर देते हैं। जिस रूल के माध्यम से पता चले, जैसे हम लोग कह सकते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि कोई ए, अगर इंग्लिश अल्फाबेट की बात करते ए एक ऐसा लेटर है जो कि वॉवेल के सेट में आता है। अब बताइए, ए एक लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट जो वॉवेल के सेट में है, तो वॉवेल उस अल्फाबेट के सेट में मौजूद है कि नहीं है? है मौजूद। मीन्स ए एक जो स्मॉल लेटर है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? इंग्लिश अल्फाबेट की सदस्यता को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वो एक लेटर है जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में मौजूद है। तो जब भी जिस रूल के माध्यम से हमको पता चले कि कोई भी एलिमेंट किसी सेट का मेंबर है या नहीं है, उसी को हम लोग सेट बोलते हैं। अगर मेंबर है तो सेट को इंडिकेट करेगा, अगर कंफर्म हो गए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। डाउटफुल पॉइंट हो गया तो सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो आइए हम लोग बारी बारी डिस्कस करते हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं। पहले समझिए बाय एग्जाम्पल, अपने आप समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, एकदम आसानी से हम लोग जीरो लेवल से आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग दो चार कुछ बेसिक एग्जांपल्स पे डिस्कस करते हैं। आइए, अपने आप समझ में आ रहेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक सेट टेकन करते हैं, लेट मान लीजिए एक सेट टेकन किए, मान लीजिए कुछ सेट लगा दिए, इसमें लगा दिए सम पॉजिटिव इंटीजर्स। हम लोग क्या किए, ध्यान से, कुछ पॉजिटिव इंटीजर का सेट बना लिए। क्या बना लिए? कुछ पॉजिटिव इंटीजर का सेट। अब समझिए, हम ये नहीं बोले 1 2 3 4 5, कुछ पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखिए, जब कुछ पॉजिटिव इंटीजर है, किसी एक पॉजिटिव इंटीजर को हम 3 को पकड़ लें, तो क्या हो सकता है? 3 इसके सेट में हो भी सकता है, 3 इसके सेट में नहीं भी हो सकता है। मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं, सिंपल वे में कह सकते हैं, बतलाइए कि 3 एक एलिमेंट है जो बिलोंग्स कर सकता है ए। इसका मतलब ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, जिसका मतलब होता है कि मौजूद है, मतलब उसमें मौजूद है कि नहीं, उसके सदस्यता को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। तो 3 एक एलिमेंट है, अगर इसमें मौजूद है तो सम पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान समझिए, कुछ पॉजिटिव इंटीजर के सेट में 3 मौजूद हो भी सकता है, या फिर और करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए, 3 इसके सेट में नहीं भी हो सकता है। क्योंकि जिक्र नहीं किया कि 1 to 5 लेना है, जिक्र नहीं किया 1 to 50 लेना है, तो ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है कि 3 इसमें मौजूद रहेगा ही या 3 इसमें मौजूद नहीं ही रहेगा। मीन्स हम कह सकते हैं, जब भी मे और मे नॉट बी का केस आ जाए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यू। वैक्यू मीन्स होता है डाउटफुल पॉइंट आ जाए। क्या आ जाएगा बताइए? डाउटफुल पॉइंट आ जाए। डाउटफुल पॉइंट मतलब हो गया कि कंफर्म नहीं हो, डाउट रहे कि हो सकता है, हो भी हो सकता है, नहीं भी हो, मे और मे नॉट बी, चाहे होगा चाहे नहीं होगा। तो जब भी डाउटफुल पॉइंट आ जाए तो सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, सेट को वही रिप्रेजेंट करेगा जो क्लियरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए कि b इक्वल टू आपके पास कहीं सेट दे दिया, मान लीजिए दे दिया दी सेट ऑफ, मान लीजिए ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। मान लीजिए कह रहा है इंग्लिश अल्फाबेट में जितने वॉवेल्स हैं उसका सेट बनाइए। अब बताइए, तो इंग्लिश अल्फाबेट में जितने वॉवेल्स हैं उसका सेट हम लोग क्या कर सकते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट आप जानते हैं ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं, उसमें वॉवेल कौन कौन होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। देखिए, ये सारे वॉवेल्स को लिख दिए। जब इसी वॉवेल को हम लोग एक ब्रेसेस में डाल दें, इसको ब्रेसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेसेस। जब भी सारे वॉवेल को एक ब्रेसेस में, एक ऑब्लिक में डाल करके, और सारे एलिमेंट को ध्यान से सुनेगा, जब भी हम कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। उसी को हम लोग सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस बात पे डिस्कस करेंगे। तो बताइए, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि सेट है कि नहीं है।
बताइए इंग्लिश अल्फाबेट में अगर ए कोई लेटर है तो ए इसके सेट में होगा कि नहीं होगा? होगा। हम जान रहे हैं कि ए कोई लेटर है इसके सेट में मौजूद है, इसका मतलब ये कन्फर्म है। क्या है बताइए, ये क्या है हम लोग? कन्फर्म है। कि डाउटफुल पॉइंट है? नहीं, कन्फर्म है। जैसे हम कन्फर्म है तो क्या कर सकते हैं बताइए, यहाँ पर क्या रहेगा नोटिस कीजिएगा कि ये इसके सेट में मौजूद है। अब जैसे इसके सेट में मौजूद है तो इसका मतलब डाउटफुल पॉइंट नहीं है, एकदम क्लियर है कि होगा ही। और जो डाउटफुल पॉइंट नहीं है तो क्या ये सेट को रिप्रेजेंट करेगा? तो ये सेट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? लेकिन इसी में दूसरा एग्जांपल, एकदम छोटे छोटे एग्जांपल को समझते चलिएगा। मान लीजिए कि एंड करके हम तीसरा एक एग्जांपल लेते हैं, सी इक्वल टू, मान लीजिए कि मान लेते हैं दी बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया। कहा है कि इंडिया में जितने भी बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स हैं उसका सेट बनाइए। बताइए क्या है हम कंफर्म हैं? तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। मान लीजिए कि कभी सचिन सर बेस्ट परफॉर्मेंस में हैं, इसके सेट में मौजूद हैं, तो सचिन सर बेस्ट परफॉर्मेंस में है, मींस बेस्ट क्रिकेट प्लेयर में आते हैं। लेकिन नहीं, कभी सचिन सर संन्यास ले चुके हैं, अब इंडियन टीम में नहीं प्रेजेंट हैं, तो अब धोनी सर प्रेजेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या सचिन सर का स्टारडम जो है जो हमेशा कंटिन्यू रहेगा? नहीं, वो हमेशा के लिए फिक्स नहीं है। वो कभी टीम में खेल रहे हैं अच्छा परफॉर्मेंस में, कभी फ्लॉप चल रहे हैं अच्छा परफॉर्मेंस में नहीं है। कभी धोनी सर अच्छे परफॉर्मेंस में, धोनी सर अच्छे परफॉर्मेंस में नहीं है। मींस कह सकते हैं कभी विराट सर है, कभी नहीं है। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस में रहेगा। ऐसा कोई क्रिकेट प्लेयर नहीं है जो हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस में रहेगा। कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है। मीन्स क्या आ गया केस? मे और मे नॉट बी का आ गया। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अभी हम जस्ट बताएं कि जब मे और मे नॉट बी का केस आए, होने का चांस और नहीं होने का चांस ज्यादा है, तो वैगी हो गया, डाउटफुल पॉइंट हो गया। और जब भी डाउटफुल पॉइंट हो गया तो क्या वो सेट को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, वो सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, ये क्या आ गया? हम लोग क्या सकते हैं, वैगी आ गया। मे और मे नॉट बी का केस आ गया, मे और मे नॉट बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब भी डाउटफुल आ गया, मे और मे नॉट बी का केस आ गया, तो क्या हो गया? ये सेट होगा? नहीं। हम लोग क्या कह सकते हैं? नहीं, ये वैग्यू आ गया। और जैसे वैग्यू आया तो सेट को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, ये सेट नहीं होगा, नॉट सेट। क्यों नहीं होगा सेट? अभी हम जस्ट बताए हैं, क्योंकि ये क्लियर नहीं कर पा रहा है कि कोई भी बैट्समैन, कोई भी बॉलर हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस में रहेगा। कभी रह भी सकता है, कभी नहीं भी रह सकता है। तो इसका मतलब ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यहाँ पे आइए, क्या सम पॉजिटिव इंटीजर का केस है, वैग्यू हो गया, डाउटफुल पॉइंट गया, तो क्या सेट को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कभी इसमें सेट में मौजूद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब ये सेट को रिप्रेजेंट करेगा? यस, ये सेट को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर क्लियर हो गया है कि कोई भी एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट है, एक लेटर है, तो वॉवेल के सेट में रहेगा। यहाँ कंफर्म है कि यू एक लेटर है तो वॉवेल के सेट में रहेगा ही। तो जब भी कंफर्मेशंस की बात हो जाए, क्लियरिटी की बात हो जाए, तो इसका मतलब वो सेट है। अगर वो डाउटफुल पॉइंट हो गया, जैसे मेरे ही लीजिए, हम ही है, अगर मेरे पास वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, प्रमाण पत्र है, मेरा गृह संख्या है जिस घर में आ रहा है, मेरा वार्ड नंबर है, हम भारतीय नागरिक हैं, तो इसका मतलब वो मेरे राष्ट्रीयता नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अदरवाइज वो रिप्रेजेंट करेगा? नहीं रिप्रेजेंट करेगा। तो जिस रूल के माध्यम से पता चलता है कि हम या कोई भी इंसान किसी सेट का मेंबर है कि नहीं है, इसका मतलब वो सेट को रिप्रेजेंट करेगा, वो सेट कहलाएगा। अदरवाइज डाउटफुल हो गया, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और एग्जाम्पल देखिए, जितना एग्जाम्पल देखिए अपने आप क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए और एक जो एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए डी, मान लीजिए ऑल्सो कर लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए कि डी इक्वल टू मान लेते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, बताइए एक चीज कि मुंशी प्रेमचंद जितने भी नोवेल्स लिखे हुए या चेतन भगत जितने भी नोवेल्स लिखे हुए, क्या उनका सेट हम बना सकते हैं? तो यस, बना सकते हैं। मान लीजिए, बताइए हम लोग क्या कह सकते हैं, दी ऑल वॉवेल्स या नोवेल्स कर दीजिए, एक काम कीजिए, ऑल नोवेल्स सिंपल कर दीजिए, रिटेन बाय चेतन भगत, करे कि चेतन भगत द्वारा जितना भी नोवेल्स लिखा गया है उसका हम सेट बना सकते हैं। अब बताइए, चेतन भगत जितने भी 2, 4, 10, 20, 25, 50 सेट बनाए हैं, जितने भी बुक लिखे हैं, क्या उसका हम लोग सेट बना सकते हैं? तो ये हम लोग बना सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। जैसे हम लोग कह सकते हैं, कोई बोलिए, जैसे 5 पॉइंट सम वन, एक बुक लिखे हुए हैं, वो 5 पॉइंट क्या कह सकते हैं, बोलिए, सम वन। दूसरा क्या कह सकते हैं, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, बहुत सारे बुक कह सकते हैं, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ।
या फिर अभी करंट में लिखें 2 स्टेट्स, वो भी आपको पता होगा 2 स्टेट्स, या फिर कह सकते हैं हाफ गर्लफ्रेंड, ये भी आप कह सकते हैं। अब बताइए यहाँ पर इस तरह से और भी ETC बहुत सारा बुक लिखे हुए हैं। अब बताइए यहाँ पर समझिएगा, ध्यान समझिएगा। बताइए तो मुंशी प्रेमचंद जितना भी बुक लिखे हुए हैं क्या उनका सेट हम बना सकते हैं? तो यस बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं कि अगर मुंशी प्रेमचंद 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लिखे हुए हैं तो उनके जितने भी नॉवेल्स का सेट है वो उसमें मौजूद रहेगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद अगर 2 स्टेट्स बुक लिखे हुए हैं तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे, मतलब 2 स्टेट्स एक बुक है सो उसके नोवेल के जितने भी लिस्ट है उसमें मौजूद रहेगा। मीन्स यहाँ पर हम कंफर्म हैं कि जो भी बुक लिखे उसका सेट हम लोग तैयार कर सकते हैं, इसमें डाउटफुल पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये सेट को इंडिकेट करेगा। क्लियर है? लेकिन इसमें डाउटफुल पॉइंट हो जाता मान लीजिए कि होने का चांसेस था, हो सकता था हो या हो सकता था नहीं भी हो, तो जब भी डाउटफुल पॉइंट होगा तो सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो क्या यह सेट को रिप्रेजेंट करेगा? तो यस, हम लोग क्या जवाब देंगे? ये एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये यस है, ये सेट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या ये सेट को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं। हम लोग कह सकते हैं ये सेट को नहीं रिप्रेजेंट करेगा। क्या ये सेट को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, ये सेट को नहीं रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? हम डिफरेंट कलर से मार्क कर देते हैं ताकि आपको दिखेगा। मान लीजिए कि सेट को रिप्रेजेंट करेगा, रेड कलर से कर दिए हैं, नहीं करेगा। ये सेट को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, ये नहीं करेगा। तो आप आसानी से समझते हैं ये दोनों सेट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहा, इसके सेट क्या है? अभी हम फिर से रिपीट कर दे। देखिए, जिस रूल के माध्यम से हमको ये कंफर्म हो जाए कि कोई भी एलिमेंट किसी सेट का मेंबर है या नहीं है, दिस इज कॉल्ड सेट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट। अब क्वेश्चन ये राइज करता है, ध्यान समझिए, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, मींस जहां भी आपको कैपिटल लेटर दिख रहा है उस कैपिटल लेटर से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। और उसके एलिमेंट, जैसे हम लोग 2, 3, 4, 5 AIOU की बात किए, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर तो हम लोग जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं। और कह सकते थे, मान लीजिए कि कोई वर्ड ले लीजिए जैसे WLF फुल भेड़िया, तो मान लीजिए कि भेड़िया का हम लोग सेट बनाना है तो WOLF। मतलब जब भी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल लेटर से। क्यों? क्योंकि एलिमेंट और सेट मैच नहीं कर जाए, इसके लिए 2 अलग अलग नोटेशंस बना दिया गया है। क्लियर कॉन्सेप्ट? आइए, बाय डिफिनेशन हम लोग इस सारे बात को शब्दों में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे समझिए। सबसे पहले हेडिंग लीजिए सेट, लिखिए। लिखिए डिफिनेशन, ए सेट इज अ कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ध्यान समझिए, देखिए क्या कर रहा है इसमें। एक सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शंस का ऑब्जेक्ट है। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है समझिए, एकदम आसानी से समझाएगा, ध्यान समझिएगा। वेल डिफाइंड का मीनिंग होता है, बस यही चीज आपको समझना है कि वेल डिफाइंड का मीनिंग होता है जिस रूल के माध्यम से हमको ये पता चले कि कोई भी एलिमेंट किसी सेट का मेंबर है या नहीं है। फिर से रिपीट करते हैं, सुनिए। वेल डिफाइंड के माध्यम से हमको ये पता चले कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी सदस्य, मैं अपने परिवार का सदस्य है कि नहीं, आप अपने समाज के सदस्य हैं कि नहीं, जिस रूल के माध्यम से पता चलेगा, दिस इज कॉल्ड सेट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट। एकदम इजी वे में, बारीकी समझिए, आसानी से ना। बहुत ही इजी चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए अब आइए ऑब्जेक्ट पे डिस्कस कीजिए। ध्यान समझिए, देखिए ऑब्जेक्ट हम बतलाए हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं, मान लीजिए कोई दूसरा सेट बनाना हो, हम कह सकते हैं द सेट ऑफ ऑल मेंबर्स इन इंडियन पार्लियामेंट। मान लीजिए कि इंडियन पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स हैं उनका सेट बनाना हो, तो ध्यान समझिए, देखिए वहां पर मेंबर किसको इंडिकेट कर रहा है? एक सदस्यता को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक आदमी को इंडिकेट कर रहा है। तो जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट, कहीं पर अगर आपके पास हम लोग कह सकते हैं मेंबर भी लिखा गया है, क्या लिखा गया है नोटिस कीजिएगा, मेंबर, तो भी हम समझ आए मेंबर एक एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? एक एंट्री को इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं ऑब्जेक्ट का ही दूसरा नाम हो गया मेंबर। मेंबर नहीं करके कहीं पर एलिमेंट का जिक्र हुआ, 2, 4, 6, 8, 5 AIOU +-2 +-4 +-6 एलिमेंट को इंडिकेट किया, तो वो भी किसको इंडिकेट करेगा? ऑब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑब्जेक्ट का ही दूसरा नाम मेंबर हो गया। मेंबर का ही दूसरा नाम हम लोग क्या कह सकते हैं, बोलिए? एलिमेंट हो गया। इसी का तीसरा नाम हम लोग क्या कह सकते हैं? एंट्री हो गया। ठीक है, एलिमेंट मींस होता है छोटा सा अमाउंट रहेगा, छोटा सा कोई सिंबल रहेगा, कोई छोटा सा सदस्य रहेगा जो उसमें मौजूद है कि नहीं, इस बात को क्लियर करिए। क्लियर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा इसके, ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि सेट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मेंबर, किसी भी एलिमेंट के क्लियरिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब वह उस सेट का मेंबर है कि नहीं है, उसी को हम लोग सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन है? आइए, तो वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होगा इसको लिखिए। अभी हम जस्ट बतलाएं, मेन आपको वेल डिफाइंड ही समझना है। हम लोग क्या कर सकते हैं, बतलाइए।
वेल डिफाइंड, ध्यान दीजिएगा, मीन्स दैट इट इज पॉसिबल टू फाइंड an element is a member of set or not। करा है वेल डिफाइंड, उसको इंडिकेट करा है जिसके माध्यम से ये पता चले कि कोई भी एलिमेंट किसी सेट का मेंबर है कि नहीं है। ये जिस रूल के माध्यम से पता चलेगा उसी को हम लोग वेल डिफाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वेल डिफाइंड। कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। ये सबको नोट डाउन कीजिए, हम लोग मिटाएंगे। एकदम फास्ट 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 नोट कीजिए, तेजी में लिखिए, नोट डाउन, फास्ट फास्ट नोट कीजिए एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ करके। चल मिटाए। ये सेट का एग्जांपल्स हो गया 2-4, ये सेट का 2-4 आपके पास एग्जांपल्स हो गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। आपको समझना बहुत ही जरूरी है। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, समझेगा, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। नोट डाउन, फास्ट फास्ट नोट कीजिए, तेजी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चल अभी हम जस्ट पीछे जिक्र किया, आपको याद हुआ कि सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। तो हम लोग क्या लिखेंगे बतलाइए? दूसरे पॉइंट में कह सकते हैं, बतलाइए। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट को? कैपिटल लेटर से। कैसे? तो आप जानते हैं कैपिटल लेटर मीन्स होता है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, अप टू कहां तक? जेड तक। इस सारे लेटर से हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट को। और अभी जस्ट बताया, बट इसके एलिमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जब भी एलिमेंट लिखे उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर से। जैसे ए आई ओ हम लिखे थे, या फिर कोई वर्ड बोल सकते हैं, APPL एप्पल बोल सकते हैं, सारे को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा बोलेंगे its elements are represented by small letters। इसके सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसके एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? तो एज फॉर एग्जांपल्स हम लोग कह सकते हैं, बतलाए हैं। जैसे हम लोग कहते हैं स्मॉल लेटर A, B, C, D, E अप टू बढ़ते चला है कहां तक? जेड तक। जब भी हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल लेटर से उसके सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से उसके एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर से। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम जीरो लेवल पर सेट पे हम लोग डिस्कस किए हैं। क्लियर है? और एग्जांपल से लिख सकते हैं, 1-2 एग्जांपल और देख लीजिए, 4-5 एग्जांपल देख लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि कहीं पर आपके पास दे दिया कोई सेट, जैसे दे दिया लेट E इक्वल टू कोई सेट माने डी तक माने हुए थे, यहां से E मान लिया है। E इक्वल टू कोई सेट दे दिया दी सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। बतलाइए। देखिए इसमें एक चीज आप समझिएगा कि आपके पास दे दिया दी सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। नोटिस कीजिएगा, आपको जिक्र किया है ऑल इवन नंबर का। क्वेश्चन में इस बात का जिक्र नहीं किया है कि आपको पॉजिटिव ही लेना है या निगेटिव ही लेना, ऑल इवन। तो जब भी इवन का केस चलेगा तो दोनों चलेगा, पॉजिटिव में भी और निगेटिव में भी। मींस हम लोग क्या कह सकते हैं, सो समझिए, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए? इवन के सेट को हम लोग क्या कह सकते हैं? नोटिस कीजिएगा, 0, क्योंकि 0 परफेक्टली डिविजिबल होता है 2, 4, 4, 8 से सबसे, +-2, +-4, +-6 अप टू डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा? बढ़ते चला जाएगा। ध्यान समझिएगा, देखिए 0, +-2, +-4, +-6 डॉट 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 बढ़ते चला गया। एक चीज हमको बताइए, ध्यान से मेरी बात समझिएगा
क्या आपके पास साफ साफ दिख रहा है? बताइए कि ऑल इवन, ये +2 इवन है तो -2 इवन है, +4 इवन है तो -4 भी है, +6 है तो -6 भी है। तो क्वेश्चन में इस बात का जिक्र नहीं किया है कि पॉजिटिव लेना है तो कभी भी इवन का सेट बनाना हो तो हम 2, 4, 6 से 10 केवल नहीं टेकन करेंगे, माइनस के साथ भी टेकन करेंगे। हाँ, क्वेश्चन में बोल देगा नेचुरल नंबर तब हम 2, 4, 6 से 10 टेकन करेंगे। क्वेश्चन बोल देगा पॉजिटिव इंटीजर तब हम पॉजिटिव टेकन करेंगे। लेकिन जनरल बोलेगा इवन नंबर्स है तो आपको दोनों किस चलेगा? प्लस माइनस दोनों, मींस +-2, +-4, +-6 डॉट 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 बढ़ते चल रहा है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? चल, और एक दो बेसिक एग्जांपल शेयर करते हैं, नोटिस कीजिएगा। एकदम बढ़िया से समझ करके कॉन्सेप्ट लिखते चलिए, जितना बढ़िया से समझिए उतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। कुछ रहता नहीं है सेट थ्री में, बस थोड़ा थ्योरी का खेल है, उसको आप बढ़िया से समझ जाइए, एकदम टॉप लेवल से आसानी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, नोटिस कीजिएगा। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए इससे कुछ और दो एग्जांपल्स हम लोग टेकन कर लेते हैं। आप जानते हैं नेचुरल नंबर, कुछ बेसिक बात पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। समझिए यहां पर देखिएगा, जैसे ही आपके पास आ गया नेचुरल नंबर, नोटिस कीजिएगा, सपोज दैट मान लीजिए नेचुरल नंबर। देखिए आप जानते हैं ऑल काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर, हम लोग कुछ बेसिक बात पे डिस्कस जो कि जानना आपको बहुत जरूरी है। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है आप लोग जानते हैं, 1, 2, 3 या अप टू बढ़ते चलाएगा। नेचुरल नंबर का हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कैपिटल एन से। तो कहीं पर सेट में अगर हम कैपिटल एन का जिक्र किए तो आप समझ जाएगा वो नेचुरल नंबर को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? नेचुरल नंबर को। क्लियर है कॉन्सेप्ट? दूसरा हम लोग कह सकते हैं होल नंबर। क्या कह सकते हैं बोलिए? होल नंबर। नोटिस कीजिएगा, कहीं पर आपके पास कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0। जब ये नेचुरल नंबर को 0 के साथ टेकन करेंगे, 0, 1, 2, 3 अप टू बढ़ते चला रहेगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? W से रिप्रेजेंट। सबका फर्स्ट लेटर है, N है यहाँ पर फर्स्ट लेटर, इसलिए हम नेचुरल से रिप्रेजेंट करते हैं। W का फर्स्ट लेटर W है, इसलिए हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? थर्ड हम लोग कह सकते हैं इंटीजर्स। क्या कह सकते हैं बोलिए? इंटीजर्स। नोटिस कीजिएगा, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ माइनस साइन, या फिर कह सकते हैं ऑल होल नंबर टुगेदर विथ माइनस साइन। सारे होल नंबर को माइनस साइन जैसे जब भी हम टेकन कर लेते, बताइए 0 +1 था, इसको माइनस के साथ टेकन किए, +2 था माइनस के साथ टेकन कर लिए, +3 था माइनस के साथ टेकन कर लिए। नोटिस कीजिएगा ये अप टू बढ़ते चला गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। या तो इसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसको कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये सब आपको सेट का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि प्रॉब्लम बनाने में यूज करेंगे, इसलिए आप इसको साइड में लिखते चलिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ध्यान समझिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अब नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन, फास्ट फास्ट नोट करते भी चलिए, साइड में आसानी से समझते भी चलिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिए। नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं आगे आपके पास रेशनल नंबर। क्या हो गया? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर आप जानते हैं, या तो हम लोग इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, या कभी कभी कोइंसिडेंस अगर जिक्र कर दिया R रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कोइंसिडेंस जनरली हम Q से ही रिप्रेजेंट करते हैं। आप जानते हैं रेशनल नंबर का फॉर्म क्या है? तो P/Q होना चाहिए, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। यही रेशनल नंबर का फॉर्म है। जैसे एग्जांपल्स कह सकते हैं 2/3, 5/6, 0, 1 etc। ये बहुत सारे रेशनल नंबर आगे एग्जांपल्स है। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? सारा नेचुरल नंबर होल नंबर भी रेशनल नंबर के सेट में आता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट कह सकते हैं इरेशनल नंबर। क्या कह सकते हैं बताइए? इरेशनल नंबर्स। चलिए देखिए, इरेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल I से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? I से। या कहीं कहीं कह सकते हैं कि कहीं पर पास कैपिटल I नहीं दे करके ऐसा भी दिया रहेगा, R दिया रहेगा, इसके ऊपर एक स्टार लगा देगा। ये ज्यादा यहां पर यूज होता है। R के नीचे स्टार लगा दे, इसका मतलब इरेशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इरेशनल मीन्स आप जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे टर्मिनेटिंग टर्म्स को इंडिकेट करेगा। मीन्स हम लोग कह सकते हैं जैसे 3.1415 पाई का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, या फिर कह सकते हैं 2.01, 001, 0001 इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। सब इरेशनल को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? और एग्जांपल्स कह सकते हैं √2, √3, जितना भी प्राइम नंबर्स है वो सारे इरेशनल को रिप्रेजेंट करेगा, √11 etc बढ़ते चला जाएगा। क्लियर है? तो ये सब सिंबल आपको जानना पड़ेगा जो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं रियल नंबर। क्या कह सकते हैं? नोटिस कीजिएगा, रियल नंबर। फास्ट फास्ट नोट कीजिए, तेजी में आगे बढ़ेंगे।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग दीजिए रियल नंबर्स। देखिए नाम से ही लग रहा है, ध्यान समझिएगा। रियल नंबर क्या हम समझाएं, रियल नंबर्स का मीनिंग क्या है कि ऑल नंबर्स विच रिप्रेजेंटेड और नंबर लाइन, वो सारा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं उसी को ना बोलते हैं रियल नंबर, जिसमें सारा आपके पास आ जाएगा। रियल नंबर को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से, जिसमें हम लोग जानते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 2/3 हो गया, 4 होल 5/6 हो गया, √2 हो गया, पाई हो गया, etc। जितना नंबर है सारा किसको रिप्रेजेंट करेगा? रियल नंबर को इंडिकेट करेगा। पॉइंट में, फ्रैक्शन में आप कुछ भी कह सकते हैं, 1.2, 1.111 पे रिकरिंग कह सकते हैं, ठीक है ना। ये सारा नंबर जो होगा किसको इंडिकेट करेगा? रियल नंबर को इंडिकेट करेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट, इतना बात आप बेसिक है जानते होंगे, लास्ट में आपको जाना है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या जाना है? जो भी इसमें यूज पड़ेगा लास्ट में आपको जाना है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में और ज्यादा डिटेल्स में डिस्कस किया रहेगा। इसको हम लोग कैपिटल सी या कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो कैपिटल जी से कैपिटल जेड से, जिसमें एक होता है इमेजिनरी पार्ट। इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी मींस होता है जिसमें जब भी हम निगेटिव में रूट निकालते हैं उसी को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो जब भी नोटिस कीजिएगा लेट जेड इक्वल टू, कहीं पर हम लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशंस निकाल लेते हैं। एक्स मींस क्या होता है बताइए? रियल पार्ट, और आई वाई मीन्स हो गया आपके पास इमेजिनरी पार्ट। तो जब भी रियल और इमेजिनरी का हम लोग कॉम्बिनेशंस निकालते हैं, जब भी रियल और इमेजिनरी को आकर के एक साथ ऐड कर देते हैं, इमेजिनरी मीन्स होता है जब भी निगेटिव में रूट निकालते हैं। ये बात आपको पीछे पढ़ाया जाएगा अगले क्लास में। आई इक्वल टू √(-1), ये एक आयोटा है। क्या है? बारे में बतलाए थे, जिसके माध्यम से हम किसी भी निगेटिव में रूट निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स कहिए, क्या आप बोल सकते हैं कोई ऐसा रियल नंबर जिसका स्क्वायर -2? बोले तो कोई होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है। आप 4 का स्क्वायर बोलिएगा तो 60, 0 का स्क्वायर 0, मीन्स मिनिमम स्क्वायर का वैल्यू 0 हो सकता है। कोई ऐसा रियल नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर कीजिएगा तो -2 होगा। तो वहीं पर जो नंबर बना उसी का नाम इमेजिनरी हुआ। तो इस चैप्टर का एक नाम ही दिया हुआ है आपको, चैप्टर नंबर 5 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम लोग बहुत सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग जाना था कॉम्प्लेक्स नंबर को या तो कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं या तो कैपिटल जेड से। कोई कंफ्यूजन है? एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये सब बेसिक बात है। सारा सेट जो होता है एक दूसरे का सबसेट होता है, लेकिन अभी सबसेट के हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरे तीसरे एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे, इसलिए सबसेट आपको अभी नहीं पता है, इसलिए अभी हम इतना पढ़ ही रहते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नोट डाउन, फास्ट नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ करके लिखिएगा तेजी में। चलिए हम लोग मिटाते हैं, आप नोटिस कीजिएगा। देखिए क्या प्रेजेंट है, एकदम बढ़िया से समझिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके आसानी से समझ में आएगा। सेट को अब हम हेडिंग दीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कैसे हम लोग सेट को डिनोट करेंगे, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो नोटिस कीजिए, फास्ट तो तेजी में नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे तेजी में एकदम। नोट डाउन, बढ़िया से नोट कीजिए तेजी में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फास्ट नोट कीजिए, तेजी में नोट कीजिए, तेजी में आगे बढ़ेंगे। सेट हम पीछे ही बतला चुके हैं, बस थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। आप थ्योरी को जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, टफ नहीं रहता है। बस थोड़ा सा ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ के बनाइएगा। जैसे जैसे पढ़ाएंगे, जैसे जैसे थ्योरी को समझाएंगे, उसको बार बार लेक्चर्स देखते रहिए, उसको नोटबुक पे लिखिए, अपडेट करते रहिए, आसानी से समझ में आ रहा है। बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता है, बेसिक बात ही रहता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए आसपास नोट डाउन कीजिए, तेजी हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखिए सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें। हेडिंग दीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। लिखिए सेट्स आर ऑफ्टेन described in two ways। देखिए समझिएगा, सेट को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को कितने तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बताइए? दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान समझिएगा, आसानी समझना, एकदम बेसिक बात है लेकिन समझना बहुत ही जरूरी है। सेट को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं।
फर्स्ट होता है रोस्टर फॉर्म, या उसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं फर्स्ट बताइए? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, या इसी को दूसरा हम लोग कह सकते हैं टेबुलर। टेबुलर फॉर्म, नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए फर्स्ट होता है रेस्टर फॉर्म, या इसी को दूसरा हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। आप समझिएगा बारीकी से कि ये कौन सा फॉर्म है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। आसानी से सुनिएगा, टफ बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान सुनिएगा। देखिए जब भी एलिमेंट को ना हम कॉमा के साथ ब्रेसेस में डालते हैं उसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं समझिए, एग्जांपल देखिए, समझ में आप बोल क्या। देखिए भाई एग्जांपल देखिए, अपने आप सुन रहे हैं। मान लीजिए कि कहीं पर आपके पास दे दिया कोई एलिमेंट दे दिया, जैसे मान लीजिए कि लेट ए इक्वल टू कोई हम सेट टेकन किए, एकदम ध्यान समझिए, आसानी सुने। मान लीजिए कोई एक सेट टेकन किए, जैसे कुछ भी बोल दीजिए, जैसे अभी हम जस्ट पीछे बोले थे ऑल वॉवेल्स इन, क्या हो जाएगा बोलिए, इंग्लिश अल्फाबेट। बताइए तो सारे इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन एलिमेंट्स का सेट आता है, सो बताइए। हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, इंग्लिश अल्फाबेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, ए ई आई ओ, और क्या कर सकते हैं यू। देखिए जब भी इस एलिमेंट को ध्यान से सुनिएगा, जब भी इसमें जितना भी एलिमेंट दिख रहा है, जब भी हम इस एलिमेंट को एक ब्रेसेस में डाल करके, ध्यान से देखिए यही होता है ब्रेसेस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेसेस। समझिएगा जब भी इस एलिमेंट को आप दिख रहा है कि एक ब्रेसेस में डाल करके एलिमेंट के बीच हम लोग एक कॉमा डाले हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। और एग्जांपल देखिए अपने आप समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एंड करके कोई दूसरा सेट मान लीजिए, बी इक्वल टू कोई सेट मान लीजिए ऑल होल नंबर लेस देन, मान लीजिए 10 से छोटा लेस नंबर। देखिए लेस देन इक्वल टू नहीं है, बस 10 से छोटा लेस नंबर। बताइए तो अगर हम इसी को दैट इज करके नंबर लाइन पर दिखाएं तो बताइए, आपके पास जानते हैं 10 यहां पर आएंगे, होल नंबर कहां तक आएंगे, 0 तक। बताइए 0 से लेकर 10 तक कौन कौन नंबर हो जाएगा, 1 2 बढ़ते चलाएगा डॉट 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 डॉट। तो बोलिए तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, बोलिए तो हम कह सकते हैं 10 से छोटा कौन कौन नंबर होगा, होल नंबर। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है बताइए, 0 से। तो हम लोग कह सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। और देखिए जब भी सारे एलिमेंट को हम एक ब्रेसेस में पुट कर दिए, क्या कर दिए ध्यान समझिएगा, जब भी सारे एलिमेंट को एक ब्रेसेस में पुट करके बीच बीच में हम कॉमा डाल दिए, दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन सेट, सॉरी रोस्टर फॉर्म। यही इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हुआ, लेकिन किस फॉर्म में हुआ आपके पास, रोस्टर फॉर्म हुआ। तो ध्यान से समझिएगा, जब भी एलिमेंट को हम एक ब्रेसेस में, एक ब्रैकेट में डाल करके कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको, रोस्टर फॉर्म। और एग्जांपल देखिए अपने आप सुने, जितना एग्जांपल्स देखिएगा कॉन्सेप्ट आपका अपने आप क्लियर रहेगा। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा, आप आसानी से पूछ सकते हैं। मान लीजिए ऑल्सो, मान लीजिए कुछ अलग मान लेते हैं, लेट सी इक्वल टू मान लेते हैं दी सेट ऑफ ऑल मेंबर्स इन पार्लियामेंट कह रहा है कि इंडियन पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स हैं उसका सेट बनाइए। अब समझिए, बताइए हमको जितने भी मेंबर्स हैं, हम कह सकते हैं जितने भी मेंबर्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 642 मेंबर्स हैं, जितने भी हो सकते हैं उसका आप क्या कर सकते हैं, उसका सेट बना सकते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है? तो ध्यान से देखिएगा, समझिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि हम कह सकते हैं, ध्यान समझिएगा कि जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे फर्स्ट मेंबर हो गए, सेकंड मेंबर हो गए, थर्ड मेंबर अप टू जितने भी होंगे, सारा का डॉट डॉट करके हम सेट बना सकते हैं। अभी हम जस्ट बताएं, जब भी सेट बनाएंगे एलिमेंट्स को ब्रेसेस के साथ, कॉमा के साथ जब भी एलिमेंट डालेंगे उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेट बिल्डर, सॉरी रोस्टर फॉर्म। कि जब भी एलिमेंट को कॉमा के साथ, सेपरेट के साथ कॉमन करेंगे उसी को क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। और एग्जांपल्स देख सकते हैं, जितना एग्जांपल देखें और क्लियर रहेगा। मान लीजिए कि लेट डी इक्वल टू, और एग्जांपल्स देख सकते हैं, मान लीजिए कि सेट ऑफ ऑल होल नंबर बिटवीन -1 and 1। -1 से 1 के बीच में कौन कौन होल नंबर है बताइए।
-1 से 1 के बीच में, तो -1 के बाद तो एक जीरो, मीन्स हम जानते हैं जीरो एक ऐसा नंबर है जो कि होल नंबर को इंडिकेट करेगा। मीन्स हम लोग कह सकते हैं जीरो एक ऐसा नंबर है जो कि होल नंबर को इंडिकेट करेगा। दूसरे एग्जाम्पल्स में और करके ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर नंबर लाइन की बात करें तो -1 से 1 के बीच में होल नंबर 0 आते हैं कि नहीं आते हैं, सो बताइए। तो इसका मतलब है कि ये सारा एलिमेंट, जब भी हम एलिमेंट को ब्रैकेट में डाल करके कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम को आप आसानी से बोलिएगा। चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए बाय डिफिनिशंस। इन दिस मेथड एलिमेंट्स आर लिस्टेड, क्या कर सकते हैं, जितने भी एलिमेंट है उस सबका लिस्ट किया है, किसके साथ, कॉमा विथ इन ब्रेसेस, लिस्टेड इन कॉमाज विथ इन, साथ में क्या है, ब्रेसेस। ब्रेसेस को हम लोग कैसे इंडिकेट का अभी जस्ट बताएं कि ये जो सिंबल है सो किसका सिंबल है, ब्रेसेस का। अभी हम जस्ट बताएं, ध्यान समझिएगा। हम लिखे इन दिस मेथड, कॉन्सेप्ट को समझ लिए कि इस मेथड में है एलिमेंट्स, मतलब जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो सारे को हम लोग कॉमा और ब्रेसेस के साथ सेपरेट करेंगे। एक ब्रेसेस, अभी जस्ट बताएं कि ये जो सिंबल आपके पास दिख रहा है ये ब्रेसेस है, मिडिल ब्रैकेट के भी नाम जानते हैं, और एक ब्रेसेस का सिंबल है जिसके माध्यम से हम लोग एलिमेंट को आसानी से पुट कर सकते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, आसानी से आप नोट कर सकते हैं। फास्ट फास्ट तेजी में इसको नोट कीजिए। चलिए हम लोग सेकेंड टाइप की ओर बढ़ेंगे। हेडिंग दीजिए सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को कई तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हेडिंग दीजिए दूसरा हो गया आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। अभी जस्ट बताएं कि जब भी एलिमेंट को हम कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे तो उसको बोलते हैं विथ इन ब्रेसेस, ब्रेसेस में डाल करके उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। जब भी उसी एलिमेंट को जनरल फॉर्म में रिप्लेस करेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हेडिंग दीजिए सेट बिल्डर फॉर्म। तेजी है, फास्ट फास्ट नोट डाउन कीजिए, तेजी में आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए यहां पर क्या है अगला पार्ट, एकदम ध्यान से देखिएगा, आसानी से कॉन्सेप्ट समझ आएगा, टफ नहीं है, जो आप पढ़े उसी में से कॉन्सेप्ट यूज है, बेसिक है आपके पास, समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, समझिए। यहां पर एक दो एग्जांपल देखिए, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, हम क्या बोल रहे हैं यहां पर देखिए। चलिए देखिए क्या कर रहा है आपके पास बोर्ड पर, देखिए एकदम ध्यान से, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर अभी हम जस्ट बतलाए हैं, हेडिंग दीजिए सबसे पहले दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। ओह सॉरी, हेडिंग दीजिए दूसरा आपके पास हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ध्यान से देखिएगा, तो पानी लगा हुआ है वो दिखेगा आपको। चलिए देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या है तो समझिए, सबसे एग्जांपल समझिए, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। देखिए अभी हम जस्ट बतलाएं, ध्यान समझिएगा कि जब भी एलिमेंट को एक जनरलाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, एक जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, एलिमेंट को पिक नहीं करना, उसी को जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि लेट ए इक्वल टू कोई सेट हम टेकन कर लेते हैं ए, फिर कह सकते हैं मान लीजिए कि ऑल नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा बोलिए, लेस देन 10, 10 से कम, क्या रहेगा बोलिए आपके पास। रुकिए पहले फेंका हुआ है इसको थोड़ा सा, चलिए देखिए यहां पर क्या करा, ऑल नेचुरल नंबर, सपोज दैट मान लीजिए कि आपके पास दे दिया है लेस देन 10, 10 से छोटा नेचुरल नंबर का सेट बनाइए। ध्यान से मेरी बात समझिए, बताइए 10 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन होता है, अभी हम जस्ट बताएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, लेकिन लेस देन 10 है, बोला है 10 के इक्वल नहीं है तो हम लोग 9 तक ही टेकन करें। अब समझिएगा मेरी बात को, ध्यान समझिएगा। अब सपोज दैट मान लीजिए कि जब भी हम पीछे बतलाए कि एलिमेंट को जब भी हम एक ब्रैकेट में डाल करके कॉमा के साथ सेपरेट किए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीछे जो पढ़े हैं वो फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। लेकिन इसी को जब हम जनरलाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जनरल कैसा सो समझिए, हम लोग कह सकते हैं एक्स सच दैट, ये सच दैट सदस्य का निमोल है, अतः एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स किसका सदस्य हम लोग ले रहे हैं, नेचुरल नंबर का। कब, जब एक्स लेस देन 10, इसका मीनिंग क्या हो समझिए,
इसका मीनिंग होगा कि 10 से छोटा नेचुरल नंबर हमको टेकन करना, बताइए 10 से छोटा कौन सा नेचुरल नंबर होता है? आप नंबर लाइन पर जानते हैं 9, 8, 7, 6, 5 डॉट डॉट बढ़ते चला जाता है, लास्ट में 1 पर आकर स्टॉप हो जाता है। तो कहीं पर इतना लंबा नहीं लिख करके आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x लेस देन 10, इसका मतलब समझ जाएंगे सिंपल वे में कि 10 से छोटा सारे नेचुरल नंबर का हमको बोला है टेकन करने के लिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। जब भी ऐसे रिप्रेजेंट किया गया हो जनरल फॉर्म में तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? सेट बिल्डर फॉर्म। मीन्स हम लोग कह सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म मीन्स होता है जनरल फॉर्म। जब भी जनरल फॉर्म में इंडिकेट किया गया हो, किस फॉर्म में इंडिकेट किया होगा? जनरलाइज फॉर्म में, या फिर कह सकते हैं जनरल फॉर्म में जब भी इंडिकेट किया गया हो उसी को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए ऑल्सो करके हम कह सकते हैं सपोज दैट, मान लीजिए कि लेट बी इक्वल टू, नोटिस कीजिए कहीं पर एक और सेट हम टेकन किया, एकदम ध्यान समझिएगा, अपने आप समझ में आएगा, एकदम छोटी सी बात है, बस गौर करते रहिए, अपने समझ में आएगा। बताइए कुछ हम डिफरेंट से टेकन कर लेते हैं, मान लीजिए कुछ कंडीशंस लगा दिया, जैसे मान लीजिए कि ले दिया ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन -1 एंड लगा दिया आपके पास लेस देन 1। मान लीजिए कि बोला कि सारा रियल नंबर का सेट बनाइए जो कि -1 से ग्रेटर होना चाहिए, 1 से क्या होना चाहिए? लेस। देखिए आप इसी को दैट इज करके क्या लिखिएगा दूसरे शब्द में बतलाइए। नंबर लाइन पर हम लोग कह सकते हैं, मतलब पहले ही छोटा आता है -1, फिर क्या आता है? 1। -1 से ग्रेटर, मतलब -1 से ग्रेटर किधर चलेंगे? राइट साइड में, और 1 से लेस, तो 1 से लेस किधर आएंगे? लेफ्ट साइड में। मीन्स हम लोग कह सकते हैं -1 से 1 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे उस सारे को हम लोग टेकन करना है। क्लियर कॉन्सेप्ट? इसी को दैट इज करके हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो बताइए, हम लोग लिख सकते हैं b इक्वल टू, नोटिस कीजिएगा, x सच दैट, मतलब x हमको लेना है, x बिलोंग्स टू किसका नंबर लेना है? r मतलब हम पीछे ही बतला चुके हैं कि जब भी बोलेगा रियल नंबर तो रियल नंबर को हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? लेकिन कब? रियल नंबर तो इनफाइनाइट है ना, इसमें तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। 1.1 1 से लेस है, 0.1 0.2 0.3 0.111 0.111, बहुत सारे इनफाइनाइट रियल नंबर है, अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट रियल नंबर है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको डायरेक्ट हम नहीं, चूंकि एलिमेंट कम रहेगा, नेचुरल है तब ना हम 2 4 5 10 पिक कर सकते हैं, इंटीजर्स है तब ना 1 2 3 4 5 7 टेकन कर सकते हैं, बट नेचुरल है, सॉरी रियल नंबर है, डॉट 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 इनफाइनाइट है तो बहुत सारे हैं। तो आप इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? -1 इज लेस देन x, और लेस देन कितना हो गया? 1। इसका मीनिंग होगा कि x रियल नंबर टेकन कर रहा है, कहां से कहां तक? -1 से 1 के बीच में, जिसमें हम लोग कह सकते हैं इनफाइनाइट रियल नंबर हो जाएंगे। कितने रियल नंबर हो जाएंगे? इनफाइनाइट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? लिखिए इस बात को। चलिए एक दो और एग्जांपल्स क्लियर कर लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर रहेगा। पहले नोट कीजिए फास्ट फास्ट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फास्ट फास्ट नोट कीजिए तेजी में। चलिए आइए एक दो और एग्जांपल्स लिख लेते हैं, क्योंकि जितना एग्जांपल देखिए उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। फास्ट फास्ट नोट कीजिए, तेजी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए आप, मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल लेट आपके पास दे दिया सी इक्वल टू कोई सेट दे दिया, कुछ कंडीशंस लगा दिया। क्या लगा दिया? मान लीजिए कि लगा दिया कि आपके पास 2 से ग्रेटर लेना है और 1 से लेस लेना है, या फिर कह सकते हैं दूसरा एग्जांपल्स आप कह सकते हैं और पॉजिटिव स्क्वायर। तो क्या कह सकते हैं बताइए? ऑल पॉजिटिव स्क्वायर रूट बताइए। बोला है कि सारा पॉजिटिव स्क्वायर रूट का सेट बनाइए। ध्यान से मेरी बात सुनिए। देखिए आप बताइए हमको कि सारा पॉजिटिव स्क्वायर रूट का सेट आप क्या जानते हैं? बताइए पॉजिटिव, अगर इसमें न्यूट्रल बोलता मतलब 0 भी बोलता तो 0 टेकन कर सकते, लेकिन पॉजिटिव बोला है तो हम लोग क्या बोलेंगे? 1 4, क्योंकि 1 का जो रूट निकालते हैं वो परफेक्ट रूट होता है, 4 का भी परफेक्ट रूट हो जाएगा, 9 का भी परफेक्ट रूट हो जाएगा, परफेक्ट 3 होता है, फिर क्या कर सकते हैं 16, ये डॉट 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 बढ़ते चलेगा। पॉजिटिव है, ये चीज आपको ध्यान रखना, पॉजिटिव है तो हम नेचुरल नंबर टेकन करेंगे, प्लस माइनस 9 का रूट 3 ही टेकन करेंगे, प्लस माइनस 3 नहीं टेकन करेंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब आइए इसी को हम जनरल फॉर्म में कैसे इंडिकेट करेंगे, तो बताइए। हम लोग क्या बोलेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू किसको? तो नेचुरल नंबर कह सकते हैं। चूंकि नेचुरल नंबर देख रहे हैं 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर डॉट बढ़ चल जाएगा। कोई फंक्शन हम टेकन करते हैं, मान लीजिए px कोई पोलिनोमियल है तो px, या fx है कोई फंक्शन तो fx से भी डिनोट कर सकते हैं। कहीं पर px इक्वल टू x स्क्वायर दे दी, आप चेक करके पहले देखिए। x यहाँ पर 1 पुट करते हैं, बताइए नेचुरल नंबर से 1 आता है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। 2 पुट करें 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 3 पुट 3 का स्क्वायर नहीं। तो जब भी आप देख रहे हैं कि जब भी जो फॉर्म दिया था एलिमेंट्स का, जब भी एलिमेंट्स का जो भी फॉर्म था उसको हम जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट किए,
एक जनरलाइज्ड फॉर्म के साथ इंडिकेट किए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया आपके पास, बोलिए, सेट बिल्डर फॉर्म। तो अभी क्या आपको पता चला, अभी हम जस्ट बताएं कि जब भी एलिमेंट को कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे तो पीछे हो गया रोस्टर फॉर्म, जब भी एलिमेंट को ब्रेसेस में डाल करके जनरल फॉर्म में इंडिकेट करेंगे तो उसी को बोलते हैं रेस्टर, सॉरी, सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है? तो आइए बाय डिफिनेशंस क्या लिखेंगे बताइए, सेट बिल्डर फॉर्म। इन दिस मेथड एलिमेंट्स आर लिस्टेड, कैसे लिस्ट करते हैं बताइए, लिस्टेड इन, कैसे इसका लिस्ट बनाते हैं अभी हम जस्ट बताएं, जनरलाइज्ड फॉर्म। ओ सॉरी, बहुत टूटता है, जनरलाइज्ड फॉर्म। अभी हम क्या बतलाए हैं कि जब भी एलिमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जनरलाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें आपको कई सारे एग्जांपल्स लिखा गया था, उसको आप नोट कर लीजिए बढ़िया से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। एकदम बढ़िया से नोट कीजिए, फास्ट। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए, जितना बात आपको पढ़ाएगा उसको हम फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं, ध्यान से देखिए, एक सेकंड में आपको क्लियर जाएगा। हम सबसे पहला बतलाए सेट किसको इंडिकेट करता है, तो अभी हम जस्ट बतलाए थे, जिसके माध्यम से जो रूल हो वेल डिफाइंड कलेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसके माध्यम से ये पता चले कि कोई भी एलिमेंट किसी सेट का मेंबर है कि नहीं, वो सेट का हो जाएगा। सबसे फर्स्ट डिफिनेशन जॉर्ज कैंटर साहब दिए थे, इसलिए उनके नाम पर सेट का डाला गया, कैंटोरियन सेट थ्योरी, जिसका जिक्र हम लोग पीछे कर चुके हैं। फिर हम बतलाए हायर एजुकेशन में जैसे हैं तो नाइव सेट थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। फिर हम लोग ये जाने कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट को हम लोग कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो उसके एलिमेंट्स के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। हम बताएं जिस रूल के माध्यम से कंफर्म हो जाए कि कोई भी एलिमेंट किसी सेट का मेंबर है, तो इसका मतलब वो सेट है। अगर नहीं डाउटफुल पॉइंट हो गया, वैग्यू हो गया, तो सेट को इंडिकेट नहीं करेगा। फिर हम लोग जाने सेट को कितने तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट बताएं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर में आपको बताया गया है कि किसी भी एलिमेंट्स को जब भी हम ब्रैकेट में डाल करके, मींस ब्रेसेस में डाल करके एलिमेंट के बीच में कॉमा डालेंगे, उसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। दूसरा बताएं सेट बिल्डर फॉर्म, इसे बताएं जब भी एलिमेंट्स को जनरल फॉर्म में इंडिकेट करेंगे, दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है? ये आपका बेसिक एकदम जीरो लेवल का सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया आज हम लोग। क्लियर है? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें वॉइड सेट पढ़ेंगे, उसी का दूसरा नाम एम्प्टी सेट है, सिंगलेटन सेट है, पेयर सेट है, फिर डॉट 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 हम लोग कह सकते हैं इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है, बहुत सारे सेट है, यूनियन सेट है, यूनिवर्सल सेट है, इंटरसेक्शन है, तो बहुत सारे सेट पे डिस्कस करेंगे। अब उससे बैक हम थोड़ा सा आ जाए, उस सेट आगे बढ़ने से पहले, मतलब टाइप्स ऑफ सेट बढ़ने से पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को कवर करेंगे, जिसमें आपको जितना ये बेसिक प्रॉपर्टी पता है उसको अपडेट रखिएगा। फिर हम लोग एनसीईआरटी 1.1 इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट से, इसी सब थ्योरी के डिफिनेशंस के कॉन्सेप्ट से हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है? नोट डाउन।